हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ। आज से हम लोग मौर्य डायनेस्टी से निकल आए और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग डायनेस्टी आती है, यानी कि मौर्य वंश के अंतिम शासक पुष्यमित्र बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो इसके बाद शुंग वंश आता है, कंड वंश आते हैं, सातवाहन वंश आते हैं और कुषाण डायनेस्टी आती है। तो ये आपके सिलेबस में चूंकि नहीं है तो सीधे हम लोग गुप्त वंश की तरफ चलते हैं। और गुप्त वंश के तीसरे प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम की तरफ आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इनके बारे में आज हम लोगों को अपनी स्लाइड में जानना है। तो गुप्त वंश के तीसरे प्रमुख शासक थे। तो पहला शासक थे श्रीगुप्त, जिन्होंने स्थापना की थी गुप्त वंश की। दूसरे थे घटोत्कच और तीसरे थे चंद्रगुप्त प्रथम। तो उन दोनों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती है और ये प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली नरेश थे। तो इनके पहले के जो शासक थे वो किसी वंश के, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं अगर याद आ जाएगा तो मैं आपको लिख करके भेज दूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कुषाण वंश के, या मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ उस पर, तो मैं आपको भेज दूंगी। तो किसी शक्तिशाली साम्राज्य के सामंत के तौर पर जो है ये शासन करते थे श्रीगुप्त और घटोत्कच। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम ऐसे शासक थे जो प्रथम स्वतंत्र थे और शक्तिशाली थे। और इनका शासनकाल 319 से 335 ईसा पूर्व लगभग 16 वर्षों तक का माना जाता है और इन्हें गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इसलिए क्योंकि इन्होंने ही गुप्त वंश का स्वतंत्र शासक के तौर पर शासन किया था, किसी सामंत के तौर पर इन्होंने शासन नहीं किया था। इन्होंने महाराजाधिराज, मतलब महाराज अधिराज, दो शब्दों से मिलकर बनता है महाराजाधिराज। महाराज और अधिराज यानी राजाओं के राजा की उपाधि धारण की। तो निश्चित तौर पर ये समझ में आता है कि ये जो है शक्तिशाली थे, इस कारण से उन्होंने ये उपाधि धारण की होगी। और ये महाराजाधिराज उपाधि धारण करने वाले पहले शासक थे। इनके शासनकाल से ही भारतीय इतिहास के स्वर्णिम युग की, गुप्त काल को स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। स्वर्णिम युग इसलिए कहा जाता है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, साहित्य हो, धर्म हो, दर्शन हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो, किसी भी क्षेत्र में हो, गुप्त काल ने बहुत उन्नति की थी और इस कारण से इस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो यही ऐतिहासिक महत्व है चंद्रगुप्त प्रथम का कि प्रथम ने सामंत स्थिति, सामंत मतलब होता है एक छोटे गवर्नर के तौर पर, या कोई उनको किसी राज्य के अंतर्गत रहे होंगे, किसी बड़े स्वामी के अंतर्गत उनको थोड़ा जमीन दे दी गई, तो उस स्थिति से बाहर निकल करके गुप्त वंश का उत्थान किया था और एक छोटे से गुप्त वंश से एक शक्तिशाली साम्राज्य इन्होंने बनाया था, कि स्टार्टिंग करी थी, ये अभी आप कह सकते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। तो सबसे पहले श्रीगुप्त जो है सबसे पहले शासक थे 240 से 280। अब देखिए ईसा पूर्व नहीं आ रहा है, ईसवी आ गया है, ठीक है। तो ईसवी क्या होता है, यानी कि ईसवी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के बाद। इसको एने डोमिनी भी, एडी भी लिखते हैं इंग्लिश में। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद ये कालगणना होती है इतिहास से। तो 240 से 280, अब ये सीधा चल रहा है, 40 के बाद 50, 60, 70, 80, और ईसा पूर्व उल्टा चलता, पहले 280 लिखा जाता फिर 240 लिखा जाता, 240 से 280 से 240। तो ईसा पूर्व उल्टा चलता है, ईसवी सीधा चलता है। तो श्रीगुप्त पहले शासक थे, इसके बाद घटोत्कच थे, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जिनको हम पढ़ रहे हैं। तो 319 से 335, तो इनके बारे में तो नहीं आपसे पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए। श्रीगुप्त प्रथम शासक थे और घटोत्कच दूसरे नंबर के शासक थे और इन्होंने किसी सामंत के तौर पर अपने जो है मतलब अपना राज्य चलाया था। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम एक प्रथम स्वतंत्र शासक थे। इसके बाद आपके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र होंगे समुद्रगुप्त। इनको हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समुद्रगुप्त पिछली बार भी क्वेश्चन में पूछा गया था और जो है इस बार भी जो परीक्षा हुई थी उसमें भी समुद्रगुप्त को पूछा गया था। तो जो पिछली बार पूछ लिया जाता है संभवतः उसके आने की संभावना बहुत कम होती है।
तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि इनके बारे में आपसे पूछ लिया जाए। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के तीसरे प्रमुख शासक थे। इनके दादाजी का नाम या इनके पूर्वज का नाम श्रीगुप्त था और इनके पिता का नाम घटोत्कच था, जैसे कि इस क्रम में भी हम देख सकते हैं। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं मिलती है कि इनका बचपन कैसा गुजरा। मगध में स्थिति, मगध मतलब आपका वर्तमान में बिहार जो है उसको मगध समझिएगा। मगध राज्य में स्थानीय प्रमुख के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। तो जिसके अंडर में इनके पिता और दादा थे उन्हीं के अंडर में इन्होंने अपना काम शुरू किया था, और लेकिन इन्होंने जल्द ही स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। इनका वैवाहिक संबंध इनका बहुत महत्वपूर्ण है और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने 308 में विवाह किया था। इससे इनको इनकी राजनीतिक वृद्धि हुई थी, इनकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई थी। तो लिच्छवी आपको मालूम है बिहार के ही पास एक लिच्छवी गणराज्य था, जब हमने आपको गणराज्य भी थोड़ा सा बताया था। तो लिच्छवी जो है एक 8 गणराज्यों का संघ था, उसमें प्रमुख एक गणराज्य था लिच्छवी। तो उसमें उसकी राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था और कुमार देवी से इनको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से रहेंगे, जो है इनका पुत्र था। तो थोड़ा सा शासनकाल देखिए। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना 275 से 280 ईसा पूर्व में श्रीगुप्त के द्वारा की गई। फिर 280 में घटोत्कच का शासनकाल रहा ईस्वी में, 280 से 319 ईस्वी में, यानी चंद्रगुप्त प्रथम के पिता थे। और चंद्रगुप्त का जो है विवाह 308 ईसा पूर्व में कुमार देवी से, लिच्छवी यहाँ गणराज्य है कहीं पे, ठीक है, उनसे हुआ था। लिच्छवी गणराज्य की कुमार देवी से हुआ था, जिससे इनकी स्थिति बहुत स्ट्रांग हो गई थी। और इसके बाद 319 और 320 ईसा पूर्व के आसपास इनका राज्यारोहण हुआ था और इन्होंने राज्यारोहण के साथ ही गुप्त संवत की स्थापना की थी। तो गुप्त संवत की स्थापना कब हुई थी? गुप्त संवत की स्थापना जो है 319-320 ईसा पूर्व में हुई थी। और इनका जो बाद के पुत्र थे, इनके पुत्र जो थे वो कई पुत्र थे वैसे, लेकिन इनके सबसे योग्य पुत्र जो था वो समुद्रगुप्त था और इनके बाद जो है समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठे थे। तो ये आपने देखा। थोड़ा सा गुप्त संवत को देख लेते हैं, जो इनकी स्थापना जो है इन्होंने की। तो इनके जीवन काल की 2 ही 3 प्रमुख चीज़ें हैं। एक तो कुमार देवी से विवाह करना, दूसरा ये स्वतंत्र शासक के तौर पर गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की थी और समुद्रगुप्त इनके बाद इनके उत्तराधिकारी थे। अब गुप्त संवत इन्होंने चलाया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जब ये गद्दी पर बैठे 319 से 320, इसमें गुप्त संवत की स्थापना की थी। यानी कि अर्थात शक संवत, यानी जब भारत में शक आए थे, शक लोग आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, बीच में आए थे आपके, चूँकि आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं है शकों का और हूणों का भारत पर आक्रमण। तो शकों ने आने के बाद अपनी संवत चलाया था, शक संवत। तो शक संवत से 240 वर्ष बाद तो 78 ईस्वी, तो 240 में 78 हम अगर जोड़ लेते हैं तो यही ये टाइम आ जाता है। तो शक संवत के से 240 वर्ष बाद ये गुप्त संवत की स्थापना हुई थी। और राज्यारोहण या विवाह की तिथि पर इन्होंने ये जो है, जब ये राज्यारोहण पे बैठे थे यानी गद्दी पर बैठे थे, तब इन्होंने ये गुप्त संवत की स्थापना की थी। तो अगर आप यही याद कर लेंगे, एक ये शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। शक जब भारत में आए थे तब उन्होंने अपना शक संवत चलाया था। उससे 240 वर्ष बाद गुप्त संवत की स्थापना हुई थी। और गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी? देखिए, 3री शताब्दी का अंत, भारत में अनेक स्वतंत्र राज्यों का अस्तित्व था जिसने राजतंत्र और गणतंत्र दोनों शामिल थे। तो उस समय भारत में जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। शुंग, कंड, सातवाहनास और हूण, कुषाण, इस तरीके के राज्य, मतलब इस तरीके के छोटे छोटे जो है वंश पनप रहे थे
और उनका भी खत्म हो रहे थे, इसके अलावा दूसरे वंश पनप रहे थे। तो राजतंत्र, राजाओं का शासन, और गणतंत्र, दोनों प्रकार के राज्य भारत में शामिल थे। कुषाण साम्राज्य का पतन भी हो चुका था। तो आपके चूंकि सिलेबस में कुषाण साम्राज्य भी नहीं है, तो फिर कुषाण साम्राज्य बीच में आता है। तो उत्तर पश्चिम भारत में कुषाण साम्राज्य का प्रभाव कम हो रहा था। तो ये जो है, ये कुषाण साम्राज्य के प्रभाव कम होने के कारण गुप्त साम्राज्य का उत्थान शुरू हुआ। लिच्छवी गणराज्य, हमने आपको बताया था कि बिहार के बगल में ही लगा हुआ एक लिच्छवी गणराज्य है। गणराज्य का मतलब है जहाँ पर लोगों का शासन होता है, अर्थात जहाँ पर राजशाही नहीं होती है, राजतंत्र नहीं होता है। तो ये लिच्छवी गणराज्य था और यहाँ पे 8 गणराज्य थे, जिसमें सबसे प्रमुख था लिच्छवी। तो बिहार और नेपाल क्षेत्र में ये शक्तिशाली थे, और इन शक्तिशाली जो है गणराज्य के साथ चंद्रगुप्त ने अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक संबंध स्थापित करने से क्या हुआ कि चंद्रगुप्त प्रथम की स्थिति बहुत मजबूत हुई, क्योंकि आप जब किसी शक्तिशाली साम्राज्य के अंतर्गत उसके संबंधी बन जाते हैं तो आपकी सुरक्षा का भार भी वो शक्तिशाली साम्राज्य ले लेता है। मगध का महत्व, मगध मतलब बिहार, आप समझ लीजिए। मगध क्षेत्र अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं आर्थिक केंद्र था। और गणतंत्र से राजतंत्र, इस काल में कई गणराज्य यानी कि जहाँ पर जनता का शासन था, 12-13 गणराज्य थे भारत में। अब वो राजतंत्र मतलब राजाओं का शासन वहाँ पर स्थापित हो रहा था। तो ये राजनीतिक परिस्थितियाँ चंद्रगुप्त प्रथम के समय ये चल रही थी। चंद्रगुप्त प्रथम के समय की चुनौतियां, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी चंद्रगुप्त के समय के, तो राजनीतिक विखंडन और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो जैसे शक हैं, शक हैं, कुषाण हैं, तो ये छोटी छोटी शक्तियां थी, क्षेत्रीय शक्तियां। कुछ क्षेत्रीय शक्ति का मतलब है जो एक पूरे देश में ना होकर के कुछ एक क्षेत्र में, राजस्थान में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। उस समय तो ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नहीं कहलाते थे, उस समय तो ये भारत के अलग अलग संयुक्त प्रांत या और भी और मध्य देश इस टाइप से कहलाते थे। तो इन क्षेत्रों में जो शक्तियां उभर रही थी तो उनको क्षेत्रीय शक्ति कहा जाता था, मतलब पूरे भारत में शक्ति ना होकर के एक क्षेत्र विशेष में शक्तियां। तो इनके बीच में जो है चुनाव प्रतिस्पर्धा हो रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी। उत्तर भारत में एकीकरण की आवश्यकता थी। जो पूरा नॉर्थ इंडिया था, यानी उत्तर भारत आपका, ये पूरा कश्मीर से लेके आपके ये विंध्य क्षेत्र तक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये इधर गुजरात, राजस्थान, इधर मगध, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, इसको पूरा एक करने की आवश्यकता थी। तो ये चुनौती थी चंद्रगुप्त प्रथम के समय में। व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने की चुनौती है। देखिए, व्यापारिक मार्गों पर कई शक्तियों ने कब्जा करके रखा था, जैसे कुषाण हैं, हूण हैं, शक हैं, इन लोगों ने कब्जा करके रखा था। तो इस अगर व्यापारिक मार्गों पर कब्जा कर लिया जाएगा तो व्यापार कैसे किया जाएगा दूसरे देशों के साथ, या एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ व्यापार कैसे किया जाएगा। तो व्यापारिक मार्गों को अपने नियंत्रण में लेना, अपने अधिकार में लेना, और अधिकार कब आप ले पाएंगे, जब आप शक्तिशाली होंगे। तो ये एक बड़ी चुनौती थी। और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये भी चंद्रगुप्त के सामने एक बड़ी चुनौती थी। देखिए, लिच्छवी गठबंधन, यानी लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त ने प्रथम ने स्थापित किया था, ये तो हमने आपको बता दिया। तो राजकुमारी चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 308 ईस्वी में लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और इस विवाह से क्या हुआ था कि राजनीतिक स्थिति चंद्रगुप्त प्रथम की बहुत मजबूत हो गई थी, क्योंकि लिच्छवी उस समय बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। तो लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी। और लिच्छवियों के प्रभाव के कारण बिहार और नेपाल के ये लिच्छवी शक्तिशाली शासक थे। और हमने आपको बताया कि चंद्रगुप्त की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण हो गई। कैसे पता चलता है कि लिच्छवियों के साथ वैवाहिक गठबंधन हुआ था, यानी लिच्छवी राजकुमारी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम की वैवाहिक संबंध या विवाह हुआ था। तो इसकी जानकारी सिक्कों से मिलती है। तो ये जो एक सिक्का मिला है, सिक्कों पर लिच्छवया शब्द उल्लेख है। तो ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्के हैं, और उनमें लिच्छवया शब्द क्या कर रहा है, तो लिच्छवया शब्द इसलिए यूज़ किया होगा जब उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए होंगे।
तो उनकी प्रशंसा में, उनकी शान में, अपनी महारानी की शान में उसने लिच्छविया शब्द उल्लेख किया होगा। राजा रानी प्रकार के सिक्के मिलते हैं, एक तरफ राजा बना है, एक तरफ रानी बनी है, आमने सामने राजा रानी प्रकार के सिक्के कुछ मैंने ये देखिए, ये राजा रानी प्रकार के सिक्के हैं, ठीक है। तो इन सिक्कों से भी पता चलता है कि उसकी रानी बहुत प्रभावपूर्ण रही होगी, मतलब वैभवशाली साम्राज्य से आई होगी, और पीछे लिच्छव्या शब्द लिखा है, तो इससे पता चलता है लिच्छवियों की लड़की से इन्होंने विवाह किया था। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। तो लिच्छवी दौहित्र मतलब लिच्छवियों का दौहित्र मतलब होता है नाती, ठीक है। तो समुद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, तो उनके लिए लिच्छवी दौहित्र शब्द यूज किया गया। तो इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवियों के वंश में हुआ था। गठबंधन के क्या परिणाम निकले जब समुद्रगुप्त का विवाह लिच्छवियों के साथ हो गया? तो क्या हुआ? मिथिला क्षेत्र, मिथिला कहाँ है? बिहार का एक क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड भी है, रुहेलखंड भी है, ठीक है, और पूर्वांचल भी है। तो उसी तरीके से बिहार में मिथिला क्षेत्र भी है। तो मिथिला के क्षेत्र पर, मिथिला से सीता जी आती थी मिथिला के क्षेत्र में, ठीक है, आपको ये समझ लीजिएगा। तो मिथिला की ही माता सीता थी, तो मिथिला क्षेत्र पर इनका नियंत्रण हो गया। राजनीतिक वैधता में वृद्धि, अब आपका किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग राजा से संबंध स्थापित हो जाता है तो आपकी शक्ति में भी वृद्धि मानी जाती है। सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि लिच्छवी लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बहुत शक्तिशाली थे, तो अपने आप चंद्रगुप्त प्रथम की भी जो है सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी हो गई। गणतांत्रिक व्यवस्था से राजतंत्रात्मक व्यवस्था में परिवर्तन। तो गणतंत्र कौन था इसमें? लिच्छवी जो थे वो गणतंत्रात्मक थे, यानी वहाँ गणतंत्र चलता था, और ये जो गुप्त वंश के थे यहाँ राजतंत्र व्यवस्था थी। तो बाद में लिच्छवी जो है ना, वो गणतंत्रात्मक से राजतंत्रात्मक व्यवस्था में चले जाएंगे। साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त, तो चंद्रगुप्त के समय में तो नहीं, लेकिन चंद्रगुप्त के बाद के जो लोग रहे उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया। तो या चंद्रगुप्त प्रथम को भी अपना साम्राज्य विस्तार करने में इन लोगों से मदद मिली। किससे? लिच्छवियों से। राज्य विस्तार, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण विस्तार किया। तो कहाँ कहाँ तक इनका पूरा विस्तार था देख लीजिए। दक्षिण बिहार और उत्तरी बंगाल तक, गंगा के तटवर्ती क्षेत्र प्रयाग इलाहाबाद तक उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, साकेत यानी अयोध्या और मगध वही आपका बिहार वाला क्षेत्र, ठीक है, और पाटलिपुत्र पटना, तो ये पूरा एरिया चंद्रगुप्त प्रथम के समय में इनके अधिकार में आता था। और ये हमने आपको बताई दिया है कि लिच्छवी गठबंधन के कारण इनकी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई, राजनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया गया, और व्यापारिक मार्ग और नदी मार्गों का इन्होंने उपयोग किया, क्योंकि इनका अधिकार क्षेत्र बढ़ गया था। महाराजा धीराज की उपाधि, तो देखिए चंद्रगुप्त प्रथम आपको आ जाता है तो आपको कुछ ही पॉइंट्स याद रखना चाहिए कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, गुप्त वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे, शक संवत की इन्होंने स्थापना की थी। ये 4-5 पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो इतना ही में आपका चंद्रगुप्त प्रथम कंप्लीट हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम महाराज अधिराज का मतलब होता है महाराज और अधिराज यानी राजाओं का राजा। और ऐतिहासिक महत्व, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की और सामंत स्थिति से परिवर्तन लाए। मतलब इनके जो पहले शासक थे श्रीगुप्त और घटोत्कच वो सामंत स्थिति में थे और ये जो है अपने आप को इन्होंने स्वतंत्र कराया उन लोगों से। मुद्रा प्रणाली और आर्थिक नीतियां, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य की आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत किया, तो स्वर्ण मुद्राएं चलाई, ठीक है। तो गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो 2-3 प्रकार के सिक्के इन्होंने जारी किए। पहले तो राजा रानी प्रकार के सिक्के जिसमें एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमार देवी बनी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं राजा रानी प्रकार के सिक्के। दूसरी तरफ सिंह वाहिनी देवी यानी दुर्गा जी का, ये देखिए ये दुर्गा जी बनी हुई हैं दूसरी तरफ। तो और लिच्छव्या लिखा हुआ है इसमें, तो मुझे नहीं शायद ये लिच्छव्या लिखा हो या नीचे कहीं लिच्छव्या लिखा है वो। तो एक तरफ राजा रानी बने हैं, पीछे सिंह वाहिनी बनी हुई है यानी दुर्गा जी बनी हुई हैं। तो इससे पता चलता है कि ये वैदिक धर्म को मानने वाले थे
और लिक्ष्व्या शब्द लिखा हुआ है। मुद्राएं बहुत अच्छी बनी है गुप्त काल की, तो बहुत अच्छी कारीगरी की बनी हुई है, मतलब बहुत अच्छा इनमें जो खुदाई या जो कुछ भी किया गया है बहुत अच्छा बना है, पहले से ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। शुद्ध सोना, जो ये इसमें कोई मिलावट नहीं है, प्योर सोने की बनी हुई है। इससे पता चलता है कि उस समय की आर्थिक स्थिति इनकी अच्छी थी, क्योंकि अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी अच्छे सोने के सिक्के आप चला सकते हैं। तो जो है क्योंकि इससे पता चलता है कि इनके समय में आर्थिक स्थिरता, समृद्धि और व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा था। सिक्कों का भी अपना एक बहुत महत्व होता है। चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्कों का क्या महत्व है? राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो 80% इनका महत्व, 80 से 85%। आर्थिक स्तर पर और ज़्यादा है। सांस्कृतिक स्थिति देखी जाए सिक्कों की तो बहुत अच्छी तरह से ये खुदाई की गई है इनमें, ठीक है। आर्थिक स्थिति बताती है कि इस समय अच्छा युग रहा होगा, तभी इतने प्योर सिक्के चल रहे हैं, इतने वज़नदार सिक्के चल रहे थे। और ऐतिहासिक रूप से भी सिक्के बहुत कुछ बताते हैं कि किसमें किसका शासन था और क्यों, जो है इन्हीं सिक्कों से पता चला कि लिक्ष्व्या राजकुमारी के साथ इनका विवाह हुआ था। तो जो है इसके बाद इनके पुत्र समुद्रगुप्त जो है राजगद्दी पर बैठे, उनके बारे में इस स्लाइड में आपको नहीं बताया जाएगा। तो आपने इतना जान लिया, ये इतना चंद्रगुप्त के विषय में जानने में के लिए काफ़ी है। इतने में बहुत कुछ आपका शॉर्ट में ही क्वेश्चन ये आ सकता है, तो इतने में आपको कुछ समझ में आ जाएगा।